अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नादरीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने उन डिसेबल्ड पाकिस्तानी पर्सन्स के बारे में बताया था कि वो किस तरह अपनी एक अदद गाड़ी पाकिस्तान में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ड्यूल नेशनल पाकिस्तानी जो दियारे गैर में मुकीम हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान में गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो गाड़ियां हैं ओल्ड एंड न्यू जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती हैं कि इनके ऊपर लेविएबल ड्यूटी एंड टैक्सेस कितने हैं और इनके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है। मजीद इनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा वो हजरात जो बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट तो नहीं कर सकते लेकिन यहीं पाकिस्तानी मार्केट्स या किसी इंडिविजुअल पर्सन से अनरजिस्टर्ड ओल्ड एंड न्यू गाड़ी खरीदते हैं, और गाड़ी खरीदते वक्त वो किस तरह अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि ये गाड़ी आया एक्सीडेंट शुदा तो नहीं थी, या ये अगर एक्सीडेंट शुदा थी तो पाकिस्तान में जब ये आई तो इसके कौन कौन से हिस्से डैमेज थे। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। नादरीन, ओल्ड एंड न्यू गाड़ियों के बारे में मैं बताऊं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त 3 स्कीम्स मुतारिफ करवाई हैं ओल्ड एंड न्यू गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले है पर्सनल बैगेज स्कीम, नंबर 2 पे है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम, और नंबर 3 पे है गिफ्ट स्कीम। इन 3 स्कीम के लिए ये जरूरी है कि इन 3 स्कीम को अवेल करने वाला शख्स ओवरसीज पाकिस्तानी हो, ड्यूल नेशनल पाकिस्तानी हो। उसके लिए ये जरूरी है कि गाड़ी जब वो भेजें तो कार जो है वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी गाड़ियां इंक्लूडिंग SUVs जो हैं वो 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब 3 साल और 5 साल जो गाड़ी की एज है इसको किस तरह डिटरमिन किया जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूं। इसका जो मौजूदा तरीक़ेकार है, जो प्रैक्टिस है पाकिस्तान कस्टम्स में, जब गाड़ी आपकी आएगी तो उसको ये है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 1 जनवरी से ली जाएगी। यानी अगर फ़र्ज़ किया कि गाड़ी आपकी अक्टूबर 2022 की एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन उसको जब कैलकुलेशन उसकी एज करने के लिए निकालने के लिए करेंगे तो उसको 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेशन उसकी शुरू होगी और वो जाएगी डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग या डेट ऑफ शिपमेंट से, कि आपने जब गाड़ी कब शिप की उससे उसको कैलकुलेट किया जाएगा। ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो कौन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो तो वो दियारे गैर में रहे हैं लेकिन वो इन तीनों स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। उसमें सबसे पहले नंबर पे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रेमिटेंस पाकिस्तान से जाता है, वो इस स्कीम से बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरे नंबर पे नॉन अर्निंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो भी नहीं इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते। तीसरे नंबर पे वो अफराद जिन्होंने गिफ्ट स्कीम ऑलरेडी अवेल की हुई है, वो भी इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। यानी कि उन्होंने ये गिफ्ट स्कीम के तहत ऑलरेडी एक अदद गाड़ी वो इंपोर्ट कर चुके हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। चौथे नंबर पे वो अफराद जिन्होंने गुज़श्ता 2 साल में एक अदद गाड़ी इंपोर्ट की हुई है, वो भी इस स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। मज़ीद ये है, इसमें तीनों स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये समझते हैं कि इन 3 स्कीम्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनका वो अपना एक बैंक अकाउंट जहां वो मुकीम है वहां पे उनका हो। दूसरा, उनका पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट हो किसी बैंक में, जैसे फर्ज किया फैसल बैंक हो गया या
अलाइड बैंक हो गया या मीज़ान बैंक हो गया, या जो भी वो समझते हैं कि जी हमारे लिए ये ठीक है, तो उसमें उनका फॉरेन करेंसी अकाउंट, अगर उनका अपने नाम पे फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनके ब्लड रिलेशन या जिसके नाम पे वो भेज रहे हैं उसके नाम पे वो होना चाहिए फॉरेन करेंसी अकाउंट। क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस जो हैं वो इसी तरह वो वहाँ खुद डिपॉजिट करवाएंगे और फिर वो यहाँ पे उसी अकाउंट से वही अमाउंट जो वहाँ से उन्होंने भेजी होगी ऑनलाइन, वही रियलाइज होके उसी का पे ऑर्डर बनेगा, वही ड्यूटी एंड टैक्सेस पाकिस्तान कस्टम्स में जमा होंगे। यानी कि वो फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू उनका फॉरेन एक्सचेंज आना मस्ट है। अब मैं आपको इन 3 स्कीम्स का स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताता हूं। सबसे पहले पर्सनल बैगेज स्कीम। पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पर्सनल स्कीम के तहत गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनका स्टे बैरून ममालिक में 180 डेज से कम नहीं होना चाहिए गुज़श्ता 7 मंथ्स में। उसके बाद उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इन तमाम प्रोसीजर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उनका फॉरेन करेंसी ड्यूटी एंड टैक्सेस की जो अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी में पाकिस्तान भेजना सबसे लाजिम है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं यहाँ पे वो क्या क्या है वो मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो उनको गुड्स डिक्लेरेशन बनानी है, जो कि सबसे बेस्ट तो ये हल है कि वो किसी क्लियरिंग एजेंट को हायर करें। क्लियरिंग एजेंट के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बताता चलता हूँ। अक्सर लोग जो है यहाँ पे पाकिस्तान कस्टम में जब उनके मसाइल या उनकी कोई चीज़ कंसाइनमेंट या कोई गाड़ी वगैरह फंस जाती है तो बड़े परेशान होते हैं। तो उसमें ये है कि क्लियरिंग एजेंट्स की भी ऐसे ही है, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं, हमें पेन एक्चुअली हो रहा है हमारे दांत में, तो हम दांत वाले डॉक्टर की बजाय हम चले जाते हैं किसी डायबिटिक डॉक्टर के पास। वो जाहिर है जब दांत का प्रॉब्लम है, जहाँ हम डॉक्टर किसी और के पास रहे तो फिर लामहला आप समझते ही हैं कि उसका क्या असर होगा। तो इसी तरह हमारे कस्टम्स में भी जो क्लियरिंग एजेंट्स हैं वो मतलब ये कि वो मुख्तलिफ किस्म के क्लियरिंग एजेंट्स हैं। एक क्लियरिंग एजेंट्स कैटेगरी ऐसी है जो सिर्फ गाड़ियाँ डील करती है। पुराने लोग जो हैं उनके पास अगर आप जाएंगे कि जी आप वो गाड़ियाँ अगर फर्ज किया डील करता है, उसके पास मैं चला जाऊँ कि जी मेरे सेकंड हैंड क्लोथिंग के कंटेनर्स आए हैं, ये मेरी कंसाइनमेंट्स आई है, तो आप ये क्लियर करवा दें, वो स्ट्रेट रिफ्यूज़ कर देंगे कि ये हमारा फील्ड नहीं है, आप फलां के पास चले जाएँ। अगर फर्ज किया आपके बड़े स्टेशन से ज़ाहिर है गाड़ी इंपोर्ट करेंगे ड्राई पोर्ट पे या कराची पोर्ट पे, तो कराची पोर्ट में और लाहौर वगैरह इस तरह के जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे इनके क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशंस के ऑफिस हैं बने हुए, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ जो क्लियरिंग एजेंट गाड़ियों का एक्सपर्ट है उसी को आप हायर करें, वो आपको गाइड भी करेगा और उसको A to Z सब मालूम भी होता है। इतने एक्सपर्ट होते हैं माशाल्लाह वो कि वो किसी किस्म की भी प्रॉब्लम अपने क्लाइंट्स को नहीं होने देते। तो आप सबसे पहले तो ये करें कि आप क्लियरिंग एजेंट को जो गाड़ियों का एक्सपर्ट है उसको एंगेज करें अपनी स्पेसिफिक गाड़ी की क्लियरेंस के लिए। वो आपको गाइड भी कर देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको मुख्तलिफ किस्म की ख्वारी से भी आप बच जाएंगे। अदरवाइज अगर आप किसी को चिक पीस या लकड़ी वगैरह या कोई सेकंड हैंड क्लोथिंग इंपोर्ट करने वाले क्लियरिंग एजेंट को क्लियरेंस करवाने वाले एजेंट को इंगेज करेंगे तो वो फिर लामाला आपके लिए भी और अपने लिए भी, उसके दोनों के लिए दर्द सरी का बायस होगा। तो इसलिए मेरी आपसे बिल्कुल ये गुजारिश है कि आप गाड़ियों से रिलेटेड जो एक्सपर्ट क्लियरिंग एजेंट्स हैं उन्हीं को इंगेज करें। क्लियरिंग एजेंट को जब इंगेज करेंगे, जब आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो सबसे पहले वो गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करेगा। गुड्स डिक्लेरेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एक तो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप जहाँ से गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होगा उस गाड़ी का, लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि बिल ऑफ लेडिंग जो है आपका वो नॉट लेटर देन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान ऑफ द एप्लीकेंट। आप एप्लीकेंट है तो उसके मुताबिक आपका बिल ऑफ लेडिंग जो है वो 120 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अटेस्टेड कॉपी चाहिए
ऑफ द पासपोर्ट आर पाकिस्तान ओरिजिन सर्टिफिकेट या पाकिस्तान ओरिजिन जो कार्ड होता है, इसको आप जो है अटेस्ट करवाएं कंसर्न एम्बेसी से जहां में आप मुकीम हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आप आएंगे क्लियरेंस के वक्त, ओरिजिनल पासपोर्ट या आपका पाकिस्तान ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल चाहिए होगा। पाकिस्तान कस्टम्स का जो स्टाफ आपकी गाड़ी को प्रोसेस करेगा, जो ड्यूटी एंड टैक्सेस आपकी असेसमेंट करेगा, उसको ये चीज़ें चाहिए होंगी। इसके साथ आपने बैंक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लगाना है, बैंक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट शोइंग कन्वर्जन ऑफ फॉरेन रेमिटेंस टू लोकल करेंसी। ये आपको बैंक देगा, जिसमें आपका ज़ाहिर है पाकिस्तान में पैसे आप आए हैं वो आपको देगा। ये जब तमाम चीज़ें आपको दे देंगे तो आपका क्लियरिंग एजेंट जो है वो इस गाड़ी को एग्जामिनेशन करवाएगा कराची पोर्ट पे, जहां आपकी गन खड़ी है, या ड्राई पोर्ट पे कहीं पे, वहां से एग्जामिनेशन होगी। इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट लिखी जाएगी। एग्जामिनेशन रिपोर्ट लिखने के बाद के साथ साथ उसके इमेजेस भी लिए जाते हैं। वो भी चूंकि पूरा पाकिस्तान कस्टम का कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो पुराना वक्त जो था मैनुअल दौर वो ख़त्म हो गया, और ये सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम में उस गाड़ी के इमेजेस जो है वो भी उसमें अपलोड होंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होंगे, ये भी उस सिस्टम में अपलोड होंगे, और ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। फिर ये वहाँ से एग्जामिनेशन होने के बाद गुड्स डिक्लेरेशन ऑनलाइन आपकी आ जाएगी कस्टम हाउस में असेसमेंट ग्रुप में। वहाँ पे आपकी गाड़ी की तमाम स्क्रूटनी करके कि वाकई ये आपने कार मंगवाई है, और कार जो है विद इन 3 ईयर्स इसकी एज है और ये बिल्कुल फुलफिल करती है। फिर उसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कितने बनते हैं, किस किस गाड़ी पे कितने सीसी पे कितना डेप्रीसिएशन है, वो सारा आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस और उसके ऊपर वो डेप्रीसिएशन वगैरह दे के वो आपकी गाड़ी को रिलीज कर देंगे। तो ये तो हो गया जनाब पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत बताता हूं कि टीआर के तहत आप जो है वो किस तरह गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टीआर के तहत जो है वो भी वही सिलसिला है जो मैंने पहले आपको पर्सनल बैगेज रूल के तहत बताया, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे है कि इसमें भी वो गाड़ियाँ उसी तरह, पहली बात तो ये है कि 3 साल पुरानी कारें होनी चाहिए। अदर व्हीकल्स में इसमें थोड़ा सा वो मैं बताता चलूँ कि अदर व्हीकल्स में ये है कि जो 5 साल पुरानी मंगवा सकते हैं, उसमें ये है कि बसें उसमें शामिल हैं, वैन्स शामिल है, ट्रक्स शामिल हैं, पिकअप्स शामिल हैं, इंक्लूडिंग 4x4 यानी कि वो SUVs जो भी हैं वो भी इसमें शामिल है। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर भी शामिल है, बुलडोजर भी शामिल है, कंबाइंड हार्वेस्टर शामिल है। लेकिन साथ साथ इसमें सिर्फ टीआर में शामिल जो है वो ये भी हैं मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, यानी ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के तहत टीआर के तहत तमाम चीज़ें जो कि दूसरों में अलाउ है, लेकिन उनमें मोटरसाइकिल और स्कूटर्स अलाउ नहीं है। वो ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के स्कीम के तहत मोटरसाइकिल भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं और स्कूटर्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं अप टू 5 years ओल्ड। ठीक है जी। अच्छा, मजीद इसमें ये है कि इसमें मिनिमम ऑफ 700 डेज जो है उस ओवरसीज पाकिस्तानी के बाहर रहना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो गुज़श्ता 3 साल में 700 डेज उन्होंने बाहर स्पेंड किए हों। अच्छा, इसी तरह इसके साथ भी वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जो मैंने पहले आपको बताए हैं कि जी गुड्स डिक्लेरेशन आपने क्लियरिंग एजेंट के थ्रू फाइल करनी है। अगर क्लियरिंग एजेंट आप नहीं एंगेज करना चाहते तो आप सेल्फ भी उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन आपको कंसर्न असिस्टेंट कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम से लेनी होगी। एप्लीकेशन एक देंगे आप लिख के, उसके साइन होंगे अपने, फिर वो आपको अलाउ करेंगे तो आप सेल्फ बेसिस पे विदाउट क्लियरिंग एजेंट वो कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप क्लियरिंग एजेंट को एंगेज करें। जीडी वो फाइल क्लियरिंग एजेंट, जीडी के साथ वो डॉक्यूमेंट्स जो लगवाने हैं, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जो मैं पहले बता चुका हूँ, परचेज रसीद लगानी है आपको गाड़ी परचेज करने की, फिर उसमें जी प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट PRC वो चाहिए, उसमें बिल ऑफ लेडिंग
नॉट लेटर देन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान ऑफ द एप्लीकेंट, वो आपने करना है। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द पासपोर्ट और पाकिस्तानी ओरिजिन सर्टिफिकेट, वो एम्बेसी से आपने करवाना है। और उसके अलावा जो है ओरिजिनल पासपोर्ट आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या उनका पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड इन ओरिजिनल, ये आपको जो है वो भी एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस जो है वो करना है। फिर फर्दर इसमें वही प्रोसीजर है कि जी एग्जामिनेशन होगा, पोर्ट पे गाड़ी एग्जामिन होगी, एग्जामिन होके फिर ये असेसमेंट ग्रुप में कस्टम्स के पास आएगी, वो इसकी डेट वगैरह चेक करेंगे वगैरह गाड़ी की। उसके बाद वो आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस जो उस पर है आफ्टर आपको बेनिफिट देने के बाद जो डेप्रिसिएशन का है वो गाड़ी आपकी रिलीज हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जी थर्ड स्कीम जो इस वक्त इन फील्ड है वो है गिफ्ट स्कीम। गिफ्ट स्कीम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जी गिफ्ट स्कीम के तहत नाज़रीन वही उसी तरह 3 साल पुरानी कारें और 5 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें स्कूटर और मोटरसाइकिल शामिल नहीं। फिर इसमें भी ये है कि मिनिमम जो है 700 दिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी का स्टे जो है वो बैरून ममालिक में होना चाहिए गुज़श्ता 3 साल में। और वो जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं वो गिफ्ट देने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि उनका या तो पेरेंट्स हों, रियल पेरेंट्स, या ब्रदर्स हों, सिस्टर्स, वाइफ या हस्बैंड, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन जो है वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए, यानी उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर हो, तो उनको भी आप गिफ्ट स्कीम के तहत ये भेज सकते हैं। और उसके लिए भी प्रोसीजर वही है, वो उसी तरह वो गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो क्लियरिंग एजेंट या आप सेल पे फाइल करेंगे, उसके साथ डॉक्यूमेंट जो है एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होगा, फिर उसकी गाड़ी की जो परचेज रसीद है वो होगी, फिर जनाब उसके साथ जो है PRC प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो बैंक से देगा, यानी कि आप वहाँ से पैसे भेजेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के, वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद फिर बैंक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट होगा शोइंग कन्वर्जन ऑफ फॉरेन रेमिटेंस टू लोकल करेंसी। फिर CNAC होगा डोनी का, वो चाहिए होगा यहाँ पे जनाब। फिर उसके अलावा जो है वो अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द पासपोर्ट और पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड जो है उसकी कॉपी जो है वो ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए कंसर्न एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से, वो आप भेजेंगे। तो भेज के इसका भी वही प्रोसीजर है कि एग्जामिनेशन होगी, फिर वो असेसमेंट होगी, ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है इसके ऊपर लगेंगे, जो मैं आखिर में अभी बताऊंगा आपको, तो वो उसके बाद आपकी गाड़ी रिलीज हो जाएगी। तो ये तीनों प्रोसीजर थे जो मैंने आपको नाज़रीन बताए। तो अभी आपको जो है मैं बताता हूँ कि ड्यूटी एंड टैक्सेस जो हैं गाड़ियों के ऊपर किस तरह है और क्या क्या वो है। उसमें नाज़रीन ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि गाड़ियों की जो ओल्ड एंड न्यू कारें हैं इनकी असेसमेंट किस तरीके से है वो मैं बताता हूँ। इनकी असेसमेंट इस तरीके से है जनाब कि इनको CC में इनकी कैटेगराइजेशन कर दी गई है। CC ये है कि जी अप टू 800 CC जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर $4800 यानी कि $4800 इसके ऊपर जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है वो फिक्स रजीम के तहत हुकूमत ने अभी फिक्स किए हुए हैं। या तो $4800 $4800 800 CC कार पे आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस देने होंगे, या इसके मुसावी जो है अमाउंट जो ₹5 में बनती है उस दिन के एक्सचेंज रेट के मुताबिक, जिस दिन आपकी गुड्स डिक्लेरेशन फाइल हुई है, जो भी उस दिन एक्सचेंज रेट होंगे उसके मुताबिक ड्यूटी एंड टैक्सेस आपसे लिए जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे है जी 801 CC से लेके 1000 CC तक जो गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर $6000 होंगे, या उसके मुसावी जो भी ₹5 में उसको कन्वर्जन करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगी वो उस पर ड्यूटी टैक्स लेंगे। फिर आ रही है जी 1001 CC से लेके 1300 CC तक $13,200 इसकी ड्यूटी बनती है, या इसके मुसावी जो भी ₹5 में अमाउंट बनेगी वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। फिर उसके बाद है 1301 CC से लेके 1500 CC तक, इसके ऊपर $18,500 ड्यूटी एंड टैक्सेस बनते हैं, जो कि इक्वलेंट टू ₹5 में जो भी होगा या फिर वो आपको पे करने होंगे। फिर 1501 CC से लेके 1600 CC तक $22,550 इसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस बनते हैं, या इसके मुसावी जो भी ₹5 बनते हैं वो आपको पे करने होंगे। फिर
1601 सीसी से लेके 1800 सीसी तक, एक्सक्लूडिंग इसमें जीप्स हैं, जीप्स इसमें शामिल नहीं है, उसके यूएस डॉलर बनेंगे 27,940 या इसके मुसावी जो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस अमाउंट बनती है वो आपको देने होंगे। अब मैं नाज़रीन आपको बताता हूं कि इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना कितना है, वो मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, जो डेप्रीसिएशन है वो इन गाड़ियों पे 1% पर मंथ के हिसाब से वो है, यानी कि 1% उनको डेप्रीसिएशन पर मंथ के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके वो जो है वो गाड़ियों पे मिलेगा, जो मैंने अभी बताया। अच्छा, मजीद मैं आपको बताता चलूँगा जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इन पे डेप्रीसिएशन जो है वो 1800 सीसी तक जो गाड़ियां हैं इनके ऊपर है 50%। इनको 50% जो डेप्रीसिएशन है इनके ऊपर। जो 1801 सीसी से लेके 2500 सीसी तक है इनके ऊपर है 25%, यानी 25% इस पे है। तो ये तो हो गया डेप्रीसिएशन का। अब मैं मजीद आपको ये बताता चलूं कि वो अफराद जो गाड़ियां तो इंपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन वो अनरजिस्टर्ड ओल्ड एंड यूज गाड़ियां मार्केट से या किसी इंडिविजुअल शख्स से खरीदना चाहते हैं, तो वो किसी वक्त ऐसे शको शुबहात में पड़ जाते हैं कि उनको यकीन नहीं आता कि ये गाड़ी हमारी जो है एक्सीडेंट शुदा तो नहीं गई। ये तो नहीं कि जब ये गाड़ी इंपोर्ट हुई तो यहाँ पे जब पाकिस्तान में आई तो एक्सीडेंट शुदा थी, या लोकल मार्केट से इसको बनवा के तो अभी ये जो इंडिविजुअल शख्स है ये मेरे हवाले कर रहा है। तो उसकी तसल्ली के लिए ये थोड़ी सी मेहनत का काम है। मेहनत का काम ये है कि जब वो आप जिस शख्स से डीलिंग कर रहे हैं या उसे बारगेनिंग कर रहे हैं या उससे आपकी बात बन जाती है, उससे सबसे पहले आप ये कहें कि वो आपको कॉपी उसकी दे दे बिल ऑफ एंट्री की, यानी गुड्स डिक्लेरेशन की, जीडी की आप कॉपी ले। आप उसमें चेक करेंगे जी ये कहाँ से क्लियर हुई है। कराची से क्लियर हुई है। कराची में इस वक्त 3 पोर्ट्स हैं जहाँ से ये क्लियरेंस होती है कारों की। उसमें कराची पोर्ट कासम है, कराची अप्रेजमेंट ईस्ट कलेक्ट्रेट है, कराची अप्रेजमेंट वेस्ट कलेक्ट्रेट है। ईस्ट और वेस्ट दोनों कराची कस्टम हाउस में हैं ऑफिस इनके। पोर्ट कासम पे इनका ऑफिस है। अगर वो कराची में क्लियर हुई है, कराची वेस्ट कलेक्ट्रेट से फर्ज किया हुई है, तो आप उस जीडी की फोटोकॉपी लेके या चले जाएं वहाँ पे कस्टम हाउस कराची में वेस्ट कलेक्ट्रेट में, कंसर्न कलेक्ट्रेट में जाके वहाँ पे जाके आप प्रिंसिपल अप्रेजर साहब या असिस्टेंट कलेक्टर साहब जो कारों के ग्रुप के होते हैं उनसे आप जाएं और उनको कहेंगे मुझे इसकी डिटेल ये चेक करनी है, मुझे काइंडली आप ये दिखा दें कि एग्जामिनेशन जो हुई है इसकी गाड़ी, एग्जामिनेशन के वक्त इस गाड़ी की कंडीशन क्या थी। वो इमेजेस आपको आप देख सकते हैं। इमेजेस जब देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक आई है या इसमें कोई एक्सीडेंट था। अगर एक्सीडेंट था तो कहाँ था, वो आपको ये भी पता चल सकता है। तो इसमें आपकी तसल्ली हो जाएगी कि गाड़ी आप जो ख़रीद रहे हैं लोकल मार्केट से या उससे इंडिविजुअल किसी पर्सन से, तो गाड़ी किस कंडीशन में है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजें ताकि आइंदा आपके कमेंट्स की रोशनी में इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।